की जानिब। मैं जिला भर में पहली पोजीशन हासिल करने वाली वाहिद लड़की थी जो अपने खानदान में कॉलेज तक आ गई थी, वरना हमारे खानदान में लड़कियों को तालीम दिलवाना बहुत मायूब समझा जाता था। ये मेरी माँ की मेहनत और हौसला था जिसने बुरे हालात में भी मुझे आगे बढ़ने में मदद दी। मेरी माँ उस वक्त बेवा हो गई थी जब मैं अभी सिर्फ 4 बरस की थी। मेरी माँ का कोई सहारा न था क्योंकि नाना काफी अरसा पहले फौत हो गए थे और सगा मामू कोई भी न था। नानी जान का घर चलाने वाला वाहिद सहारा मेरी खाला का एक देवर था जिसको मेरी नानी ने बचपन से बेटा कह के पाला था। हम उनको अशरफ मामू कहते थे। अशरफ बज़ाहिर नेक और शरीफ दिखता था। वो जो कुछ कमाता मेरी माँ को ला देता, जिनका वो बाजी कहता था। इस वजह से उसका मकाम घर में ऊंचा हो गया था। वो हर एक के सामने बड़ी बड़ी बातें करता और सब हैरान हो जाते कि अशरफ अपनी बाजी को कितना प्यार करता है। मेरी पढ़ाई में भी अशरफ बहुत मदद करता था। दरअसल उसी की मेहनत से सूबा भर में अव्वल आई थी। मेरी मंगनी मेरी खाला के लड़के से हो चुकी थी। मैं अपने मंगेतर को बहुत चाहती थी, लेकिन अशरफ को वो पसंद ना था। वो हर वक्त मेरी अम्मी से कहता कि बाजी, नाजिया की मंगनी अरशद से तोड़ दें, अरशद अच्छा लड़का साबित ना होगा। मेरी अम्मी ये ना चाहती थी क्योंकि वो खुद भी अपने भांजे को प्यार करती थी, लेकिन अशरफ का असर रसूख हमारे घर पे बहुत था क्योंकि वो हमारा मुआशी सहारा था। इसलिए अम्मी जान को उसकी बात माननी पड़ी और उन्होंने मेरी मंगनी तोड़ दी, जिसका मुझे दिली सदमा हुआ। मगर मैं खून के घूंट पीकर रह गई क्योंकि उन दिनों इतनी कमसिन और कमजोर थी कि उनके सामने बोल भी ना सकती थी। मैं चाहती थी कि मुझे नौकरी मिल जाए, मैं अपने घर का बोझ खुद उठा लूं और हम अशरफ मामू के चुंगल से निकल आए, मगर फिलहाल मैं मजबूर थी। अभी नौकरी ढूंढने का मरहला बाकी था। छोटे शहरों और देहातों में नौकरी का तस्वुर लड़कियों के लिए सिर्फ स्कूल में पढ़ाने तक का है। वो टीचर होने के अलावा कोई दूसरी नौकरी नहीं कर सकती क्योंकि वहां लड़कियां बैंकों, फर्म्स या दीगर शोबों में मर्दों के साथ काम नहीं कर सकती। ये बात उनके लिए मायूब समझी जाती है। साल भर मैं नौकरी ढूंढती रही, मगर स्कूल से यही जवाब मिला कि पहले ट्रेनिंग करें, इसके बाद ही नौकरी मिल सकती है। मैंने सोचा क्यों ना वक्त जाया करने के बजाय ट्रेनिंग कर लूं। तभी मैंने सिटी में दाखला ले लिया। हम देहात में रहते थे जहां ट्रेनिंग के लिए कोई इदारा ही ना था, इसके लिए शहर जाना लाजिम था। अशरफ मामू ने अम्मी से कहा कि बाजी, नाजिया को सिटी करवाने के लिए लाहौर भेज दें। मैंने एक दोस्त से बात कर ली है, उसने पोजीशन ली है, इसका दाखला वहां आसानी से हो जाएगा। अम्मी ने कहा ठीक है, लेकिन वह वहां कैसे जाएगी और कैसे रहेगी? अशरफ बोला कि मैं लेकर जाऊंगा और हॉस्टल में दाखिल करवा दूंगा। 1 साल में कोर्स मुकम्मल कर लेगी तो आ जाएगी और गवर्नमेंट के स्कूल में नौकरी मिल जाएगी। गर्ज यूं ही समझा बुझाकर अशरफ ने अम्मी को राजी कर लिया। अम्मी अशरफ को सगा भाई समझती थी। बहुत से लोगों को तो यह भी मालूम ना था कि वो हमारा सगा नहीं, हालांकि उसे नानी ने पाला था। घर में इस बात का कोई तस्वुर ही न था कि अशरफ लेपालिक है। मैं भी उसको अपना सगा मामू समझती थी। मसला तो उस वक्त खुला जब अशरफ मुझे लाहौर लाकर हॉस्टल में दाखिल करवाने के बजाय एक होटल में ले आया। मैंने कहा मामू, हॉस्टल में क्यों नहीं चलते? तो बोला अभी वहां पर जगह नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ, 1-2 दिन में दाखिला हो जाएगा। अभी तुम्हें हफ्ता भर यहीं पर रहना पड़ेगा। फिक्र न करो, तुम्हारी हिफाजत मेरे जिम्मे है। अभी हमें होटल में आए पहला दिन था कि मुझे अशरफ की नजरों से खौफ आने लगा, इसलिए मैं ज्यादा देर उनसे बातें ना कर सकी। मुझको तन्हा उनके साथ बैठना दोभर हो रहा था। हालांकि घर में घंटों तन्हा कमरे में उनके साथ बैठकर पढ़ा करती थी, लेकिन जब इंसान की नजर बदल जाए तो उसको पहचानने में देर नहीं लगती। वो रात मैंने जाकर और नमाज पढ़कर बहुत मुश्किल से गुजारी। उस रात अशरफ तो नींद की गोलियां खाकर सो गया कि मैं थका हूं, लेकिन अगले रोज जब मैंने दाखिले का कहा तो टैक्सी में बिठाकर एक बाग में ले आया। जब मैंने कहा
کہ हॉस्टल में क्यों नहीं चल रहे, तो कहने लगा आज दूसरा दिन है, पहले जरा घूम फिर लो, सैर तो कर लो, फिर दाखिला भी हो जाएगा, हॉस्टल भी चले जाएंगे। शाम को हम होटल में वापस आ गए। मेरी हालत अजीब थी, बता नहीं सकती, दिल अंदर से खून के आंसू रो रहा था। शाम को वो मुझे होटल में छोड़कर किसी काम से बाहर चले गए। मैं होटल के कमरे में थी कि होटल का मुलाजिम आया और कहने लगा कि मिसेस अशरफ, आपका फोन आया है। मेरे आवाज जाते रहे, पता नहीं क्यों यकीन हो गया कि अब यहां से ना निकली तो जिंदगी भर रोना पड़ेगा। ये फोन अशरफ का ही था। कहने लगा घबराना नहीं, कुछ काम है, मैं कुछ देर में आऊंगा, कमरा अच्छी तरह अंदर से बंद कर लेना और जब मैं आऊं तभी खोलना। और पता नहीं क्या क्या कह रहा था, लेकिन मेरे जहन में ये बात आ गई कि ये शख्स मुझे अच्छी नजर से नहीं देखता, मेरी मम्मी को भी इसी वजह से पसंद ना करता था। ये ख्याल आते ही मैंने बैग उठा लिया, उसमें कुछ रकम थी। मैं फौरन होटल से निकल गई। रास्ते में मुझे एक टैक्सी जाती दिखाई दी। मैंने हाथ के इशारे से उसको रोका और उसको रेलवे स्टेशन जाने को कहा। रेलवे स्टेशन पहुंचकर मैं रेल की इंतजार में थी, जहां मुझे मालूम न था कि कौन सी रेल किस वक्त जाती है और मुझे टिकट कहां से लेना पड़ेगा। वहां और भी लोग थे। कुछ देर वहां बैठी रही। इंतजार गाह में ड्यूटी पर मौजूद गार्ड आया और कहने लगा कि तुम कहां जा रही हो और किस गाड़ी से। मैं बौखला गई और जब मैंने उसको सही जवाब ना दिया तो वो किसी को बताने बाहर चला गया। मैं समझी कि शायद वो मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे, क्योंकि मैंने अभी तक टिकट नहीं लिया था। इससे पहले मैंने रेल में सफर भी ना किया था, इस बारे में मुझे कुछ भी मालूम ना था। मैं जल्दी से इंतजार गाह से बाहर आ गई और जहां हजूम ज्यादा था वहां पर आ गई। एक औरत खड़ी थी, उससे मैंने पूछा कि टिकट कहां से मिलेगा। उसने मुझे इशारे से बता दिया। मैं तेज तेज चलती हुई वहां पर आ गई। तभी एक शख्स जिसने मेरी उस औरत की बात सुन ली थी मेरे करीब आ गया और कहने लगा कि आपने कहाँ का टिकट लेना है, इधर बहुत रश है, मैं आपको टिकट ला दूं। मैं कुछ सोचकर थैले में से बटवा निकालने लगी तो वो कहने लगा मैं पहले टिकट लेकर आता हूँ, आप मुझे रकम बाद में दे देना। मैंने अपने शहर का नाम बता दिया, क्योंकि रेलगाड़ी हमारे देहात तक नहीं जाती। शहर से हमें वैगन पर देहात तक जाना पड़ता था। मैं भी उसी शहर जा रहा हूँ, तुम किसकी बेटी हो? मैंने देहात का नाम बताकर कहा कि मैं फला घर की लड़की हूँ, मैं दाखिला लेने को आई थी, वापस घर जाना है। मामू आने वाले थे, लेकिन न जाने अब तो क्यों ना आ सके। उसने कहा मेरा नाम गुलाम हुसैन है, तुम फिक्र ना करो, मुझे अपना मामू समझ लो, मेरे साथ चलो, मैं तुमको तुम्हारे देहात तक छोड़ आऊंगा। मैं उस वक्त इतनी घबराई हुई थी कि उसका सहारा लेना भी मुझे गनीमत लगा और मैं उसकी बातों में आ गई। वो टिकट ले आया और मुझे अपने साथ मर्दाना डिब्बे में बिठा दिया। मैंने बुर्का ओढ़ रखा था, इसलिए शुक्र किया कि कोई पहचानेगा नहीं। मुझे तो यही धुन थी कि किसी तरह घर पहुंच जाऊं, लेकिन घर पहुंचना मेरे नसीब न था। रात के 12 बजे किसी स्टेशन पर उसने मुझे उतरने का कहा कि हमारा शहर आ चुका है। मैं उसके साथ उतर गई। वो मुझे स्टेशन से बाहर ले आया और एक रिक्शे में बिठाकर कहने लगा कि अब आधी रात को वैगन हमें नहीं मिलेगी, तुमको ऐसे वक्त में सफर नहीं करना चाहिए था। ये गाड़ी आधी रात को तुम्हारे शहर पहुंचती है। अगर ऐसी गाड़ी पर सफर करती तो मुनासिब वक्त पर तुम्हारे शहर में रुकती है तो हम दिन के वक्त वैगन में बैठ सकते थे। अब शुक्र करो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम अकेली होती और यहाँ इस वक्त उतर जाती तो क्या करती? मैंने उससे कहा कि मुझे गाड़ियों के औकात का कुछ नहीं पता, तुमको चाहिए था कि तुम मुझे बताते। वो बोला मैं क्या बताता, तुम तो टिकट ले रही थी, मैंने समझा तुम्हें इसी गाड़ी से जाना है। खैर एतबार करो, आराम से यहाँ रात गुजारो और सुबह सवेरे मैं तुमको वैगन के अड्डे पर ले चलूंगा। ये मेरा घर है, डरने की बात नहीं। ये बातें वो रिक्शे में कह रहा था। फिर उसका मकान आ गया। उसने ताला खोला और मुझे मकान के अंदर ले आया। तन्हा मकान में कदम रखते मेरे औसान खता हो गए। मैं तो समझ रही थी
کہ جب وہ مجھے اپنے گھر لے جا رہا ہے تو یہ کوئی بھرا پورا گھر ہوگا، مگر یہاں تو کوئی بھی نہ تھا۔ جب اس نے مکان کو اندر سے تالا لگا دیا تو میں ڈر سے کام گئی، لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ اس پہ اپنے خوف کا اظہار کروں۔ حالات مجھے ایسے موڑ پر لے آئے تھے کہ اب واپسی کا راستہ بھی نہ تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا، میں اس شخص کے ہمراہ سفر کر کے خود یہاں تک آ گئی تھی اور اب اس کے قبضے میں تھی۔ ہم دونوں اندر کمرے میں آ گئے، وہ بس اسی لمحے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے کسی ماہر شکاری کی طرح مجھ پہ جال ڈالا تھا اور اب میں اس کے جال سے نکل کر کہیں بھی نہ جا سکتی تھی۔ میں نے بڑی بیوقوفی کی تھی، اشرف سے ڈر کر اس سے بھی زیادہ بھیانک حالات میں خود کو پھنسا لیا۔ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، میرا وہی معاملہ تھا۔ اب افسوس کر رہی تھی کہ شاید وہاں سے بچ جاتی، لیکن یہاں سے بچنا ممکن نہ تھا۔ اور یہی ہوا، میں نئے شکاری کے جال میں پھنس کر اس رات تباہ و برباد ہو گئی۔ صبح میں نے خودکشی کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ اس ظالم نے مجھے خودکشی بھی نہ کرنے دی، بلکہ گھر کا دروازہ یہ کہہ کر کھول دیا، اگر یہاں رہنا چاہو تو رہ جانا ورنہ چلی جانا، اور وہ یہ کہہ کر چلا گیا۔ میں وہاں رہ کر کیا کرتی اور جاتی بھی تو کہاں جاتی؟ مجھے یہ علم بھی نہ تھا کہ میں کہاں پر ہوں اور کس شہر میں ہوں، کس سے پوچھوں اپنے گھر کا راستہ اور کہاں جا کر پوچھوں۔ بہرحال وہاں سے نکلی اور سڑک پر چلنے لگی۔ چلتے چلتے میری نگاہ ایک بورڈ پہ پڑی جہاں لکھا تھا لیڈی ڈاکٹر فیروزہ۔ میں نے اسی در کو کھٹکھٹانا مناسب سمجھا۔ لیڈی ڈاکٹر نے میرے حال سے اندازہ کر لیا کہ میں مشکل میں ہوں۔ اس نے میرا حال دل سوزی کے ساتھ سنا۔ اس نے مجھے ایک روز اپنے گھر پہ رکھا اور اپنا ملازم میرے گھر پہ روانہ کر کے دوسرے روز میری ماں، نانی، خالہ اور خالہ کو بلوا لیا۔ وہ لوگ مجھے لینے آئے تھے۔ امی ناراض تھی کہ میں نہ جانے کس بنا پر ہوٹل سے بھاگی۔ اشرف نے جا کر یہی رپورٹ دی تھی کہ میں اس کے داخلے کے سلسلے میں بھاگ دوڑ کرتا پھر رہا تھا اور وہ ہوٹل سے بھاگ گئی۔ سبھی پریشان تھے۔ میں نے شکر ادا کیا کہ ایک ٹھوکر کھا کر بھی کم از کم اپنوں میں تو لوٹ آئی، جنہوں نے مجھے گلے سے لگا لیا۔ اگر کہیں اور پہنچ جاتی تو نہ جانے میرا کیا حال ہوتا۔ میں نے ماں سے کہہ دیا کہ اشرف کی بدلتی نظروں سے خوف کھا کے بھاگی تھی۔ امی جان نے الٹا مجھے ہی لعنت ملامت کی، کیونکہ وہ تو اس بات کا یقین نہیں کرنا چاہتی تھی کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اشرف بھی الٹا مجھ پہ خفا تھا کہ تم نے ہمیں کہیں کا نہ رکھا، تمہارا دماغ خراب ہے، تمہیں ہوا کیا تھا جو اچھی بلی ہوٹل میں بیٹھی بیٹھی بھاگ نکلی، میرا انتظار بھی نہ کیا۔ اب اچھا ہوا کہ عزت گنوا کے آ گئی، اور ایسی بری باتیں میرے بارے میں سوچتے تمہیں شرم کیوں نہ آئی؟ بات تو بہت بڑی تھی، مگر امی نے بدنامی کے ڈر سے یہ معاملہ وہی دبا دیا، اور پھر ایک غیر خاندان میں میری شادی ہو گئی۔ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ گزری کہ مجھ پہ کتنی بڑی قیامت گزر چکی ہے۔ میری قسمت اچھی تھی کہ رشتہ شریف لوگوں میں ہوا، شوہر بھی نیک ملا، اب میں اپنے گھر میں سکون سے ہوں۔ لیکن زندگی کا یہ بھیانک واقعہ ایسا ہے کہ کبھی بھلا نہ سکوں گی۔